हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये हमारी सेकंड क्लास है। कल आपकी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक परिभाषाएं बताई थी, जैसे विद्युत धारा, प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और कुछ चालकता या विशिष्ट चालकता जो भी है, जितनी भी परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ाई थी। विश्वास है मुझे आपने उन परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ा होगा और नोट किया होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड क्लास। दोस्तों ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास हैं, आपके जो आगे जितने भी मशीन्स आएगी या जितने भी आगे जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे, उनके लिए एक बेस का काम करेगी, एक नींव का काम करेगी। और यदि आपकी नींव कमज़ोर होगी तो आपकी जो आगे जो चीज़ें हैं वो आपके अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों इन क्लासों को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो भी चीज़ें मैं आपको जितनी भी परिभाषाएं और नियम आपको मैं बता रहा हूँ उनको साथ के साथ आपको याद करते चलना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। कल मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का क्या करे? विरोध, यानी कि उसके अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा को बहने से रोकता हो, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोध होता है उसको अपन किससे लिखा था? आर से, और उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो दोस्तों अपन जो पहला नियम पढ़ते हैं वो प्रतिरोध का नियम ही पढ़ते हैं कि ये जो प्रतिरोध होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, या इसका मान कैसे तो बढ़ता है और कैसे घटता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रतिरोध का नियम। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? प्रतिरोध का नियम। तो प्रतिरोध क्या होता है आपका? किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करता है। वैसे तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन अपन केवल दो चीजों पर अध्ययन करेंगे। एक तो चालक पदार्थ की लंबाई और दूसरा चालक पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखो, अगर मान लो ये कोई चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ क्या होता है आपका? गोल होता है। जैसे आपका ये मार्कर पेन है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये तो क्या हो जाएगी? चालक पदार्थ की लंबाई। लेकिन इसका अगर अपन आगे का सिरा देखेंगे, ये वाला सिरा, तो कैसा दिखता है अपन को? गोलाकार वृत्त के जैसे दिखता है ना। तो मान लो ये कोई चालक पदार्थ है, तो यहां से लेकर यहां तक ये तो क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई। क्या हो जाएगी? लंबाई। और ये जो एरिया है इसका वृत्त, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल कहलाता है आपका क्या? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अपन किससे लिखते हैं? ए से। किससे लिखते हैं? ए से। तो ए का मान मैं क्या लिख सकता हूं? ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये तो चालक पदार्थ की क्या होगी? लंबाई। और ये जो इसका आगे का जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल वो क्या होगा आपका? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। उसको किससे लिखेंगे अपन? ए से। इससे क्या हम इसको अपन दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? ये इसकी क्या हो जाएगी? चालक पदार्थ की मोटाई। तो जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसका मतलब क्या है? चालक पदार्थ की मोटाई। तो अपन केवल इस चालक पदार्थ की दो चीजों पर इस प्रतिरोधकता की जो निर्भरता है, यानी कि प्रतिरोध चालक पदार्थ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, उसके बारे में अपन इस नियम के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, क्या चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो आप एक चीज और देख लो, वैसे आपको पता होगा लेकिन मेरा आपको फर्ज है बताने का। मैं आपको इलेक्ट्रिशियन की जो थ्योरी है वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता हो तो आप समझ लो। जो समानुपाती मैंने बोला, चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं पहले आपको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बता देता हूं। समानुपाती का मतलब क्या होता है? मान लो दो संख्या है, एक तो ए है और एक क्या है? बी। अगर इन दोनों संख्याओं को मैं ऐसे लिख के बिल्कुल बराबर में लिख दूं तो इसको बोलेंगे अपन समानुपाती। क्या बोलेंगे? समानुपाती। मतलब क्या होता है? अगर ये जो संख्या है इसका मान को मैं यदि बढ़ाऊं, इसके मान को मैंने क्या किया? बढ़ाया। जैसे इसको मैंने 2 गुना बढ़ा दिया। कितना गुना बढ़ाया? 2 गुना। तो ये जो बी वाली संख्या है ये भी क्या हो जाएगी? 2 गुना क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
मतलब एक चीज का मान बढ़ाने पर दूसरी वस्तु का मान भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। यदि इसको मैं क्या कर दूं, आधा कर दूं, मतलब इसमें 1/2, 2 का यदि क्या लगा दूं, इसमें भाग लगा दूं, तो इस संख्या में भी 2 का क्या लग जाएगा, भाग। मतलब इस संख्या का मान बढ़ेगा तो इस संख्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस संख्या का मान घटेगा तो इस संख्या का मान भी क्या होगा आपका, घटेगा। तो समानुपात का मतलब एक संख्या बढ़ रही है तो दूसरी संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। जितना परिवर्तन एक संख्या के अंदर होगा उतना का उतना ही परिवर्तन दूसरी संख्या के अंदर होता है। बात आती है व्युत्क्रमानुपात। इसको अपन लिखते हैं ए समानुपाती चिन्ह 1/b। देखो यहाँ पर बिल्कुल बराबर में, यहाँ पर 1 के बटे में, तो ऐसा अगर कोई संख्या आ जाए लिखी हुई तो वो संख्या क्या होगी, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब देखो, अगर इस संख्या को मैं 2 गुना बढ़ाता हूँ, इस संख्या को मैं क्या करता हूँ, 2 गुना बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर देखो इसको बढ़ाया तो ये भी क्या हुई, बढ़ी। लेकिन यहाँ पर यदि इस संख्या को मैं 2 गुना बढ़ाता हूँ तो ये संख्या 2 गुना क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। मतलब इसको यदि मैंने 2 से गुणा किया तो इसमें 2 का क्या लग जाएगा, भाग। अगर इसको मैं 2 से 3 से गुणा करूंगा, किससे गुणा करूंगा, 3 से, मतलब इसको 3 गुना बढ़ाऊंगा तो इसमें 3 का क्या लग जाएगा, भाग। या फिर इसमें मैं यदि 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगी, गुणा। मतलब एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। उल्टा हो रहा है, एक बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, घट रही है। और यदि ये संख्या घटेगी तो ये संख्या क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो समानुपात में तो जैसा परिवर्तन एक संख्या में होता है सेम परिवर्तन दूसरी में होता है। व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, यदि ये संख्या 2 गुना बढ़ रही है तो ये संख्या 2 गुना क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये होता है आपका समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अब आते हैं अपन प्रतिरोध के नियम पर। तो प्रतिरोध के नियम के अंदर अपन चर्चा करें तो किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, क्या, पदार्थ का प्रतिरोध, कोई भी पदार्थ हो सकता है, चालक भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है, अर्धचालक भी हो सकता है। तो पदार्थ का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब R, उसकी लंबाई, किसकी लंबाई, पदार्थ की, उसकी लंबाई, लंबाई मतलब L, उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। और मैंने बताया था समानुपाती के अंदर दोनों संख्याओं को बिल्कुल क्या लिखते हैं, बराबर। यानी कि अपन लिखेंगे R समानुपाती क्या होता है, L। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा, जो पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, पदार्थ का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब R, वो क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब मोटाई, और मोटाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं अपन, A से। तो जो पदार्थ का प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/, के अंदर आएगी। मतलब R समानुपाती का चिन्ह 1/, क्या आएगा, A। तो चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यही किसका नियम है, आपका प्रतिरोध का नियम। तो 2 लाइन आपको याद रखनी है इसके अंदर, किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण यदि 2 मान के चले तो समीकरण 1 और 2 इन दोनों को यदि अपन कंबाइंड रूप से लिखेंगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, R समानुपाती, L है ना, L क्या है, समानुपाती, और A क्या है आपका, व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या हो जाएगा, R समानुपाती क्या हो जाएगा, L/A। यानी कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। अगर अपन इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक क्या आ जाता है, यहाँ पर नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक। तो इसको लिखेंगे अपन
R बराबर रो इंटू L अपॉन A। यहां देखो R क्या है, चालक पदार्थ का प्रतिरोध, L क्या है, चालक पदार्थ की लंबाई, A क्या चीज है, चालक पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बच्चा ये इसको क्या बोलते हैं अपन, रो। यहां ये क्या बोलते हैं, इसको रो है बोलते हैं। ये क्या चीज है आपका, रो नियतांक है। क्या चीज है ये, नियतांक। और इस नियतांक को क्या बोलते हैं अपन, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। तो किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि R समानुपाती L अपॉन A। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक। तो R बराबर हो गया रो इंटू L अपॉन A। यहाँ पर रो बराबर क्या है, नियतांक, उसको अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। यही क्या है आपका ओम का नियम, वो सॉरी प्रतिरोध का नियम है। तो इस पे आपके प्रतिरोध के नियम पर एक न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी। वो न्यूमेरिकल देखो आपको कैसा आ सकता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई को 4 गुना बढ़ाने एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा का मतलब 1/2 आधा करने पर नए प्रतिरोध का मान होगा। क्या, लंबाई को अपन ने 4 गुना बढ़ाया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कितना है किया है, आधा। तो बताइए उसके नए प्रतिरोध का मान कितना होगा। सोल्व करें, 1 मिनट में इंक डाल लेता हूं इसमें। क्या दिया है अपन को, एक चालक पदार्थ है, उसकी लंबाई को अपन ने 4 गुना बढ़ाया और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कितना किया, आधा। तो उसके नए प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। मान लो पहले जो चालक पदार्थ की लंबाई थी वो कितनी थी, L1। कितनी थी, L1। और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना था, A1 था। कितना था, A1। तब उस चालक पदार्थ के प्रतिरोध का मान कितना होगा, मान लो R1 था। कितना था, R1। क्योंकि अपन ने पढ़ा है R समानुपाती क्या होता है, L अपॉन क्या है, A। जब चालक पदार्थ की लंबाई L1 और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A1, तो उसका प्रतिरोध कितना है, R1 है। कितना है, R1। अब क्या किया, उसकी लंबाई को कितना गुना बढ़ा दिया अपन ने, 4 गुना। जो लंबाई पहले L1 थी अब कितनी हो गई, 4 गुना बढ़ गई। मतलब अब जो नई लंबाई आपकी L2 बनी है वो पहले वाली लंबाई की कितनी हो गई, 4 गुना। और जो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जो A2 है वो पहले वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कितना है, आधा है। कितना है, आधा। मतलब A1 बटे कितना है, A2। अब पूछ रहा है वो R2 बराबर क्या होगा, उस नए प्रतिरोध का मान पहले वाले प्रतिरोध की तुलना में क्या होगा। तो देखो R2 बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, L2 बटे क्या हो जाएगा आपका, A2। L2 और A2 के आप यहां से मान रखो। L2 बराबर कितना है, 4L1 बटे A2 बराबर क्या है, A1 बटे 2। बटे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी आपकी, गुणा हो जाएगी। तो R2 बराबर हो जाएगा 4L1 गुणा हो जाएगा 2 बटे A1। 2 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। ऊपर बचेगा L1, नीचे बचेगा आपका A1। यानी कि R2 बराबर हो गया 8 इंटू L1 बटे A1। L1 बटे A1 इसका मान किसके बराबर है, आपके R1 के बराबर। तो L1 बटे A1 की जगह मैं क्या लिखूं, यदि R1 लिखूंगा
तो मेरा आंसर आएगा R2 बराबर हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा R1। मतलब अब जो चालक पदार्थ का प्रतिरोध होगा वो पहले वाले प्रतिरोध का कितना गुना होगा, 8 गुना। मतलब चालक पदार्थ का प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, 8 गुना क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपका इस प्रकार से आ सकता है। जो अगला दूसरी तरह का जो क्वेश्चन बन सकता है, देखो वो कैसे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर देखो, यदि 10 सेंटीमीटर लंबे चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है। एक 10 सेंटीमीटर लंबा चालक पदार्थ था, उसके प्रतिरोध का मान कितना है, 15 ओम। अब यदि इसकी लंबाई को, अब यदि इसकी लंबाई को 25 सेंटीमीटर करने पर, 25 सेंटीमीटर करने पर नए प्रतिरोध का मान क्या होगा, नए प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। क्या दिया अपन को, 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक चालक तार था, उसके प्रतिरोध का मान कितना है, 15 ओम। अब इसकी लंबाई को कितना किया है अपन ने, 25 सेंटीमीटर। कितना किया है, 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है उस नए प्रतिरोध का मान कितना होगा। क्या दिया अपन को, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अपन ने पढ़ा था R समानुपाती क्या होता है, L। अगर मैं लंबाई L1 लूं तो प्रतिरोध कितना होगा, R1। और यदि मैं लंबाई L2 लूं तो प्रतिरोध कितना होगा आपका, R2, क्योंकि दोनों क्या है, समानुपात में। अब यदि मैं समीकरण, ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले समीकरण का यदि भाग दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 बटे R2 बराबर आ जाएगा L1 बटे L2। जब लंबाई L1 है तो प्रतिरोध कितना है, R1। जब लंबाई L2 है तो प्रतिरोध कितना है, R2। इसमें इसका भाग दिया तो मेरे पास क्या आ गया, R1 बटे R2 बराबर हो गया L1 बटे L2। ये सूत्र आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। क्या होगा, प्रतिरोध के नियम में R1 बटे R2 बराबर होता है क्या, L1 बटे L2। देखो क्या क्या दे रखा है, ये प्रारंभिक लंबाई है और प्रारंभिक प्रतिरोध है। मतलब L1 का मान कितना दे रखा है अपन को, 10 सेंटीमीटर। R1 का मान कितना दे रखा है मेरे को, 15 ओम। और किसका मान दे रखा है, लंबाई का। तो ये लंबाई कौन सी हो जाएगी आपकी, L2। L2 बराबर कितना दे दिया आपको, 25 सेंटीमीटर। और किसका मान पूछ रहा है वो अपन से, R2 का। किसका पूछ रहा है, R2 का। ये जो सूत्र है इसके अंदर इन सब चीजों के क्या रख दो आप, मान। तो R1 का मान कितना अपने पास, 15। L1 का मान कितना, 10। सॉरी, R1 का मान 15 है और R2 का मान आएगा ना, R2 का मान अपन को पता नहीं है तो क्या रखेंगे अपन, R2 बराबर L1 का मान कितना, 10। L2 का मान कितना, 25। ये संख्या 5 से कट जाएगी ना, 5 दूनी 10 और 5 5 25। तो क्या हो जाएगा आपका, 15 बटे R2 बराबर आ जाएगा 2 बटे 5। वज्र गुणा कर लो तो 2R2 बराबर कितना हो जाएगा, 15 5 75। यानी कि 2R2 बराबर कितना हो गया आपका, 75। किसका मान निकालना है अपन को, R2 का। R2 से ये संख्या क्या हो रही है, गुणा। और गुणा वाली संख्या बराबर किस तरफ जाती है तो क्या लग जाता है, भाग। तो 75 में जब अपन 2 का भाग देंगे तो R2 का मान कितना आ जाएगा, 37.5 ओम। यानी कि अब जो नए प्रतिरोध का मान होगा वो कितना होगा, 37.5। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, R1 बटे R2 बराबर क्या होता है, L1 बटे L2। अब जितनी लंबाई दे रखी है उन सब चीजों का इसमें मान रख दो तो R2 का मान अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध के नियम का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो प्रतिरोध, किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के तो समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध का सूत्र अपन ने पढ़ा,
आर बराबर होता है रो इंटू क्या होता है एल अपॉन ए होता है। और जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगला जो नियम है, अपन ने एक परिभाषा छोड़ दी थी कल, वो इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि वो प्रतिरोध के नियम को बाद में समझाने की है। ये परिभाषा देखो, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या चीज है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखो अभी प्रतिरोध का अपन ने सूत्र लिखा था, क्या होता है? आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन क्या होता है ए। और मैंने बताया था रो बराबर नियतांक है, और इस रो को क्या बोलते हैं अपन? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगर यहां से मैं रो का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो रो से एल अपॉन ए क्या हो रहा है? गुणा, और गुणा वाली संख्या इस तरफ आती है तो क्या लग जाता है? भाग। तो क्या आ जाएगा आपका? रो बराबर हो जाएगा आर बटे क्या आ जाएगा? एल बटे क्या हो जाएगा? ए। बटे से ही के अंदर जो संख्या होती है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है? वो गुणा हो जाती है। तो बराबर आ जाएगा रो बराबर हो जाएगा आर इंटू एल ऊपर है ए नीचे है, तो ए तो कहाँ चल जाएगा आपका? ऊपर, और एल कहाँ जाएगा आपके? नीचे। ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला किसका है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध का है। किसका है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? रो बराबर होता है आर इंटू ए बटे एल। अगर अपन मात्रक की बात करें, किसकी? मात्रक। देखो आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका? ओम। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को किस में ले ले? यदि सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एल क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर से ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास? ओम इंटू सेमी। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू सेमी होता है। अगर मैं लंबाई को सेंटीमीटर में ना लेकर किस में ले लूं? मीटर में। किस में ले लूं? मीटर में। तो देखो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा आपका? अगर लंबाई को यदि मैं मीटर में लूंगा तो मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है? ओम इंटू सेमी, या फिर क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है रो बराबर होता है आर इंटू ए बटे एल, और मात्रक क्या होता है? ओम इंटू सेमी, या फिर ओम इंटू क्या होता है? मीटर होता है। अब अगर अपन बात करें विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, देखो परिभाषा कैसे याद रखनी है आपको। अपन ने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है रो बराबर होता है आर इंटू ए बटे क्या होता है? एल होता है ना। आर बराबर क्या है? चालक पदार्थ का प्रतिरोध। ए बराबर क्या है? चालक पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एल बराबर क्या है? चालक पदार्थ की लंबाई। यदि मैं क्या करूं, एक ऐसा चालक पदार्थ लूं जिसकी लंबाई क्या? जिसकी लंबाई कितनी हो? 1 सेंटीमीटर। कितनी हो? 1 सेंटीमीटर। और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। यानी कि एकांक क्या हो? उसकी लंबाई हो। एकांक क्या हो? उसकी लंबाई। और एकांक की क्या हो? उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ऐसा चालक पदार्थ ले रहे हैं अपन जिसकी लंबाई कितनी हो? 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना हो? 1 सेंटीमीटर। इन दोनों चीजों के मान को इस सूत्र के अंदर रखेंगे तो देखो रो का मान कितना आएगा? रो बराबर आर, ए का मान 1, एल का मान भी कितना? 1, और 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 को आर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आर। मतलब जो रो का मान है वो किसके बराबर हो गया? आर के बराबर। मतलब चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का मान किसके बराबर होगा? उसके प्रतिरोध के बराबर। लेकिन कब होगा? जब उस चालक पदार्थ की लंबाई कितनी हो? एकांक, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना हो? एकांक हो। तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उसके प्रतिरोध के क्या होता है? बराबर होता है। क्या?
एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। तो परिभाषा के अंदर क्या लिखेंगे अपन, एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले जो चालक पदार्थ है उसका विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर। मतलब रो बराबर क्या होता है, आर। लेकिन रो बराबर आर कब होगा, जब चालक पदार्थ की लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान भी कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। अब देखो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मान केवल 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है चालक पदार्थ की प्रकृति। प्रकृति का मतलब जैसे एक चालक पदार्थ कॉपर का हो, एक एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, है ना। तो अलग अलग धातुओं का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन यदि मैं चालक पदार्थ की लंबाई का मान घटाने या बढ़ाने से इस विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान घटाने या बढ़ाने, यानी कि मोटाई का मान बढ़ाने या घटाने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लंबाई का मान चाहे आप घटाओ चाहे बढ़ाओ, विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मान केवल 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो पदार्थ की प्रकृति और दूसरा चालक पदार्थ के तापमान पर। ये लिख लो, विशिष्ट प्रतिरोध का मान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विशिष्ट प्रतिरोध का मान पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान केवल किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो एक तो पदार्थ की प्रकृति और दूसरा किसके, तापमान। प्रकृति का मतलब अलग अलग धातुओं के विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, अलग अलग। और तापमान का मान घटाने या बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी क्या हो सकता है, घट बढ़ सकता है। लेकिन चालक पदार्थ की लंबाई घटाने या बढ़ाने या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान घटाने या बढ़ाने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन देखो इसमें, यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई को 5 गुना बढ़ाने एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 3 गुना घटाने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा। चालक पदार्थ की लंबाई को अपन ने 5 गुना बढ़ाया और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 3 गुना क्या कर दिया, अपन ने घटा दिया। तो बताइए उसके विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। मान लो ऑप्शन है आपका
15 गुना बढ़ेगा। बी ऑप्शन है 15 गुना घटेगा। सी ऑप्शन है आपका 5 गुना बढ़ेगा। और डी ऑप्शन है समान रहेगा या फिर अपरिवर्तित हो। क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। क्या होगा? डी। डी क्यों होगा? क्योंकि चालक पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है। उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो लंबाई का मान घटाने या बढ़ाने से चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना पहले उसका विशिष्ट प्रतिरोध था अब भी उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा। हाँ, यदि मैं कॉपर की जगह यदि तार एल्युमिनियम का ले लूं तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके अंदर आंसर क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान। आगे अपन बात करते हैं अब ओम के नियम की। क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम देखो क्या होता है। मान लो ये कोई चालक पदार्थ है। क्या है ये? चालक पदार्थ है। इस चालक पदार्थ के प्रतिरोध का मान कितना है? R। यदि इस चालक पदार्थ के सिरों पर मैं एक बैटरी जोड़ दूं और इस बैटरी की सहायता से, एक स्विच की सहायता से इस चालक पदार्थ के सिरों पर अपन ने क्या जोड़ दी? एक बैटरी। ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है, ये कौन सी है? आपकी नेगेटिव। जैसे ही इस स्विच S को मैं क्या करूंगा? बंद करूंगा, तो ये परिपथ पूरी तरह से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मतलब क्या कहलाएगा? आपका बंद परिपथ। क्या कहलाएगा? बंद परिपथ। तो जैसे इस स्विच को बंद करूंगा तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। मान लो इसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I। जब इस चालक पदार्थ के अंदर से I धारा प्रवाहित होगी तो इस चालक पदार्थ के सिरों पर क्या पैदा होगा? विभवांतर। क्या पैदा होगा? विभवांतर। और विभवांतर को अपन किससे लिखते हैं? V से। मैंने परिभाषा बताई थी आपको विभवांतर की। क्या बताया था? जब किसी पदार्थ के अंदर से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके दोनों सिरों के विभव का अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर। तो जैसे इस R ओम वाले चालक पदार्थ में से मैं I एम्पियर की धारा प्रवाहित करता हूं तो इस चालक पदार्थ के सिरों पर क्या पैदा हो जाता है? विभवांतर। अब ये जो इसके सिरों पर विभवांतर पैदा हो रहा है, इस विभवांतर का मान इस चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। तो जब किसी बंद परिपथ में कोई चालक पदार्थ स्थित है और उस चालक पदार्थ के अंदर अपन क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक पदार्थ के सिरों पर क्या पैदा होता है? विभवांतर। धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या पैदा होगा? विभवांतर। अब ये जो विभवांतर पैदा होता है इसका जो मान होता है ये इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती। यही क्या चीज है? आपका ओम का नियम है। क्या है? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में स्थित चालक पदार्थ में से धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती
क्या किसी बंद परिपथ, पूरी तरह से परिपथ क्या है आपका बंद, इसमें ये कोई चालक पदार्थ स्थित है। इस चालक पदार्थ में जब अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर जो विभवांतर पैदा होता है वो विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है समानुपाती। यानी कि विभवांतर को किससे लिखते हैं अपन v से, v समानुपाती क्या होता है आपका I होता है। v समानुपाती क्या होता है I। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक क्या आता है नियतांक, तो आगे फॉर्मूला आ जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा I इंटू आर। ये क्या है आपका ओम के नियम का क्या है आपका फॉर्मूला। v बराबर क्या होता है I इंटू क्या होता है आपका r होता है। तो बंद परिपथ में स्थित चालक पदार्थ में से धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है समानुपाती होता है। ये जो ओम का नियम है, ये ओम का नियम ओनली किस पे काम करता है डीसी पर काम करता है। किस पे काम करता है डीसी पर। ओम का नियम केवल किस पे काम करता है डीसी पर, एसी पर ओम का नियम काम नहीं करता है। तो अगला जो लाइन लिखनी है आपको, ओम का नियम केवल डीसी पर, डीसी मतलब दिष्ट धारा, कार्य ओम का नियम केवल किस पे काम करता है डीसी पर। देखो ये जो वोल्टेज और धारा है, क्या वोल्टेज और धारा, इस वोल्टेज और धारा के बीच में यदि मैं ग्राफ खींचूं तो क्या आती है एक सीधी रेखा आती है, मतलब क्या आता है रेखिक। तो ओम के नियम में वोल्टेज और धारा के बीच में खींचा गया ग्राफ कौन सा होता है आपका रेखिक होता है। क्या होता है रेखिक। इसमें विभवांतर व विद्युत धारा के बीच खींचा गया ग्राफ रेखिक। ओम के नियम में विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं वो कौन सा होता है आपका रेखिक होता है। तो देखो ओम का नियम बंद परिपथ में स्थित चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है समानुपाती। v समानुपाती होता है I, समानुपाती चिन्ह को हटाते तो नियतांक v बराबर क्या हो जाता है I इंटू आर। v क्या है आपका विभवांतर है, I क्या है विद्युत धारा, R क्या है प्रतिरोध है। ओम का नियम केवल किस पे काम करता है डीसी पर। ओम के नियम में विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं वो कौन सा आता है रेखिक। अब ये जो सूत्र है अपन ने v बराबर I इंटू आर, इससे दो नए और सूत्र बनते हैं। देखो आई आर क्या हो रहा है गुणा, गुणा वाली संख्या को इस तरफ लाएंगे तो क्या लग जाएगा भाग। तो इसमें फॉर्मूला बनेगा आई बराबर v में किसका भाग लग जाएगा r का। तो आई बराबर क्या हो जाएगा v बटे r। या फिर r का मान निकालना है तो r से i क्या हो रहा है गुणा, और i को इस तरफ लाऊंगा तो v में क्या लग जाएगा भाग। तो नया फॉर्मूला बन जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा आपका v बटे i। तो ओम के नियम में ये तीन सूत्र बनते हैं। कितने सूत्र बनते हैं तीन। इन तीन सूत्रों को अपन इस त्रिभुज की सहायता से भी याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पर रख दूं अगर मैं v, यहाँ पर i, यहाँ पर r, तो अगर v का मान निकालना है तो आई आर क्या होना है बिल्कुल बराबर हो रहे हैं ना, तो v बराबर आई आर क्या हो गए गुणा। अगर i का मान निकालना है तो i को आप छिपा लो तो v ऊपर आएगा r कहाँ आएगा नीचे। तो देखो i बराबर v ऊपर और r कहाँ नीचे। अगर r का मान निकालना है तो i को छुपा लो, v ऊपर आएगा और i कहाँ आएगा नीचे। तो r बराबर क्या हो जाएगा v बटे i। ये आपको तीनों सूत्र याद रखने। ये हो गया आपका क्या ओम का नियम। अब ओम के नियम पे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वैसे आता है बहुत सिंपल आता है, ये जो तीन चीजें हैं इनमें से किन्हीं भी दो चीजों को आपका मान दे देगा और किसी तीसरी चीज का मान आपसे क्या करता है वो पूछता है। देखो क्या आ सकता है, यदि 20 ओम प्रतिरोध वाले चालक पदार्थ में से प्रवाहित
धारा का मान 2.5 एम्पियर हो तो उसके सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान होगा। कैसे सोल्व करेंगे इसको? क्या दिया है, 20 ओम का एक चालक पदार्थ है, उसके अंदर से 2.5 एम्पियर की क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसके सिरों पर जो विभवांतर होगा उसका मान निकालना है। क्या दे रखा है अपन को, किस किस के मान दे रखे हैं? एक तो आर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 ओम। एक एम्पियर मतलब आई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.5 एम्पियर। और किससे पूछ रहा है अपन से, वी का। तो अभी मैंने आपको बताया था ऐसे वी आई और आर, वी का मान निकालना है तो आई आर क्या हो जाएगा, गुणा। तो वी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। आई का मान कितना है आपका 2.5, आर का मान कितना है 20। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 तो वी का मान कितना आ जाएगा आपके पास 50 वोल्ट। यही क्या होगा आपका आंसर। सीधा सा है ना, कुछ नहीं कर रखा, आर का मान दे दिया, आई का मान दिया और किसका मान पूछा है अपन से, वी का। तो दोस्तों ये था आपका ओम का नियम। अगले जो नियम की अपन बात करें वो है आपका किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ लॉ। देखो किरचॉफ नामक का एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किए, किसी भी परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए। एक तो कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। जो प्रथम नियम है उसको अपन धारा के नियम से जानते हैं और जो द्वितीय नियम है उसको जानते हैं अपन वोल्टेज के नियम से। तो अपन पढ़ते हैं पहले किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या, किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम या फिर धारा का नियम यानी कि करंट लॉ। तो देखो प्रथम नियम या धारा का नियम क्या कहता है, किसी भी संधि बिंदु पर, क्या, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर। तो देखो क्या है, जैसे मान लो ये कोई विद्युत धारा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मान लो ये धारा आ रही है इधर से I1, इधर से आ रही है आपकी I2, इधर से आ रही है I3, इधर से एक करंट जा रही है आपकी I4, इधर से आ रही है आपकी I5 और इधर से जा रही है आपकी I6। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर 6 करंट आकर क्या हो रही है, आपकी मिल रही है। तो ऐसा बिंदु जहां पर 2 या 2 से अधिक करंट आकर मिले वो बिंदु कहलाता है आपका क्या, संधि बिंदु। क्या कहलाता है, संधि बिंदु। इस संधि बिंदु को क्या बोल सकते हैं अपन, नोड। क्या बोल सकते हैं, नोड। तो ऐसा बिंदु जहां पर 2 या 2 से अधिक करंट आकर मिले वो बिंदु क्या कहलाता है आपका, संधि बिंदु। क्या कहलाता है, संधि बिंदु। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, ये जो संधि बिंदु है, ये जो संधि बिंदु है, इस बिंदु पर आने वाली धारा उनका योग इस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर। देखो इसका तीर का चिन्ह कैसे है, संधि बिंदु की ओर है। तो ये कौन सी करंट होगी आपकी, आने वाली। ये कौन सी होगी आपकी, आने वाली होगी। ये भी कौन सी होगी आपकी, आने वाली। लेकिन ये करंट कौन सी होगी आपकी, जाने वाली, क्योंकि तीर का चिन्ह कैसे है, बाहर की तरफ। ये करंट कौन सी होगी आपकी, आने वाली, और ये करंट कौन सी होगी आपकी, जाने वाली। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, क्या कहता है, आने वाली धाराओं का योग, आने वाली
धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग। किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर। यानी कि आने वाली धाराओं को यदि लिखूं मैं सिग्मा आई इन और जाने वाली धाराओं को मैं लिखूं आई आउट, तो आने वाली धाराओं का योग का मतलब सिग्मा बराबर होगा जाने वाली धाराओं का योग। आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होगा, जाने वाली धाराओं का। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इस संधि बिंदु पर सभी धाराओं का, चाहे वो आने वाली हो चाहे जाने वाली हो, सभी धाराओं का बीजीय योग कितना होगा आपका, 0 होगा। कितना होगा, 0। क्या होगा, इस संधि बिंदु पर सभी धाराओं का, चाहे वो आने वाली हो चाहे जाने वाली हो, उन सब धाराओं का योग कितना होगा आपका, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो आप ये भी बोल सकते हो आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के। या फिर किसी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का योग कितना होता है आपका, 0 होता है। यही क्या है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखो ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। तो किरचॉफ का प्रथम नियम देखो कैसे लिखोगे आप, इसके अंदर लिखना है आपको, यह मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम, यह है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। क्या, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, किसी संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग कितना होता है आपका, 0 होता है। कितना होता है, 0। यानी कि सिग्मा आई बराबर कितना होता है आपका, 0। यही क्या है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर। या किसी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग कितना होता है आपका, 0 होता है। अब देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम पर जो न्यूमेरिकल आता है वो किस प्रकार से आता है। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराता हूं इसमें। एक तो ये तो बहुत सिंपल है, ये मान लो 2 एम्पियर है, ये आपका 4 एम्पियर, इधर जा रही है आपकी 6 एम्पियर, इधर से आ रही है आपकी 5 एम्पियर, इधर से आ रही है 3 एम्पियर। तो आपको ज्ञात करना है आई का मान। किसका मान ज्ञात करना है आपको, आई का। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर ही,
ये है 3 एम्पियर, ये है 5 एम्पियर, ये है 2 एम्पियर। यहाँ से आ रही है माइनस के 3 एम्पियर, यहाँ पे जा रही है 4 एम्पियर। आपसे पूछना है आपको याद करना है किसका, आई का मान। किसका याद करना है, आई का। कैसे सोल्व करोगे इसको? सबसे पहले पहले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इसके अंदर देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, आने वाली धारा तो कौन सी है और जाने वाली धारा कौन सी है। ये बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका, संधि बिंदु। इस संधि बिंदु में इसका तीर का चिन्ह कैसे, अंदर की तरफ। तो ये कौन सी करंट होगी आपकी, आने वाली। ये करंट कौन सी होगी, आने वाली। ये कौन सी होगी, जाने वाली। इसमें तीर का चिन्ह अंदर की तरफ तो आने वाली, इसमें तीर का चिन्ह बाहर की तरफ तो जाने वाली, ये आने वाली। तो आने आने वाली करंट को एक तरफ जोड़ लो और जाने जाने वाली करंट को एक तरफ जोड़ लो। तो आने वाली देखो 2 प्लस 4, ये जाने वाली है प्लस 5 प्लस 3 बराबर, जाने वाली कितनी, एक तो 6 और एक कितनी है आपकी आई। तो ये तो होगी आने वाली करंट, ये होगी जाने वाली। तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर। जोड़ो, 4 2 6 5 11 और 3 कितने हो गए, 14 बराबर हो गए 6 प्लस आई। किसका मान निकालना है अपन को, आई का। ये संख्या प्लस हो रही है, इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर। तो आई का मान कितना आ जाएगा आपके, 8 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कितने संधि बिंदु है आपके, 2 संधि बिंदु है। इस संधि बिंदु पर देखो ये सब करंट कौन सी है आपकी, आने वाली। इस संधि बिंदु पर देखो ये आने वाली है, 2 कौन सी है, जाने वाली। तो यहां से करंट जाएगी और यहां से करंट क्या निकलेगी आपकी, बाहर निकलेगी। तो इस संधि बिंदु पर लगाओ तो यहां से करंट इधर जाएगी ना। तो आने वाली तो तीनों करंट होगी और जाने वाली, तो देखो आने वाली करंट 3 5 और 2, तो इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 8 2 कितने हो गए, 10। तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाले करंट का मान कितना होगा, 10 एम्पियर। कितना होगा, 10 एम्पियर। यानी कि इस नोड पर 10 एम्पियर की करंट आ रही है, तो यहां से कितनी निकलेगी, 10 एम्पियर की क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इस नोड पे देखो, इसमें देखो ये आने वाली है, ये आने वाली, ये जाने वाली, ये जाने वाली, मतलब 2 करंट तो आने वाली है, 2 करंट ही क्या है आपकी, जाने वाली। आने वाली करंट तो एक तो 10 एम्पियर और एक है माइनस के 3 एम्पियर। जाने वाली एक तो 4 एम्पियर, एक कितनी आई। तो आने आने वाली करंट को जोड़ो, 10 प्लस थोड़ी आएगा, करंट किसकी है, माइनस, या फिर प्लस लगा लो, माइनस के 3 बराबर, जाने वाली 4 प्लस आई। फिर देखो ये संख्या अपन को किसका मान निकालना है, ओनली आई का। ये 4 क्या है आपका, प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो क्या हो जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -3, 4 इधर आ जाएगा तो माइनस के 4 बराबर क्या होगा आपका, आई होगा। 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो 10 माइनस 7 बराबर आई। तो आई बराबर 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचे, 3। तो आई का मान कितना होगा आपका, 3 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट जाएगी वो कितनी एम्पियर जाएगी, 3 एम्पियर। तो दोस्तों ये था आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। और जो क्वेश्चन आते हैं वो ये होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब बात करते हैं अपन किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। क्या, किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टेज का नियम,
जैसे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, इसी प्रकार किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे काम करता है? ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ में स्थित प्रत्येक एलिमेंट के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप का योग कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। किसी बंद परिपथ में प्रत्येक एलिमेंट के सिरों पर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का योग कितना होता है? शून्य। यानी कि सिग्मा आई आर बराबर कितना होता है? आपका 0 होता है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये कोई सर्किट है, एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, इधर एक बैटरी ये है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, ये मान लो 3 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की क्या है? बैटरी है। पूरा परिपथ क्या है? बंद है। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 1 2 3 4। 2 तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल के स्रोत है और 2 क्या है? प्रतिरोध है। तो क्या कहता है? इन सभी एलिमेंट के सिरों पर किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में स्थित प्रत्येक एलिमेंट के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप का योग कितना होता है? शून्य। मतलब इसके सिरों पर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, इसके सिरों पर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप और इसके विद्युत वाहक बल स्रोत दोनों के वोल्टेज, इन चारों का यदि मैं योग करूंगा तो उन चारों का योग कितना आ जाएगा? शून्य होगा। सिग्मा आई आर बराबर कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो देखो कैसे लिखेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे काम करता है? यह है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या है? प्रत्येक एलिमेंट, हिंदी में बोलते हैं तत्व, के सिरों पर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप यानी कि विभवपात का योग कितना होता है? शून्य होता है। यानी कि सिग्मा आई आर बराबर कितना होगा? 0। ये है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। किस पे काम करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट या तत्व के सिरों पर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप या विभवपात का योग कितना होगा? शून्य होगा। देखो क्या होता है, मान लो इस सर्किट के अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है आई, ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस प्रतिरोध के अंदर इस सिरे से क्या कर रही है? धारा प्रवेश कर रही है। तो प्रतिरोध के अंदर जिस सिरे से धारा प्रवेश होगी उस सिरे को मानेंगे अपन क्या? प्लस। और जिस सिरे से धारा बाहर निकलेगी उसको मानेंगे अपन क्या? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। क्या ध्यान रखना है किरचॉफ के द्वितीय नियम में? प्रतिरोध में जिधर से धारा प्रवेश करेगी, जैसे मान लो ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में इधर से धारा क्या कर रही है? इसमें प्रवेश कर रही है। तो ये सिरा तो क्या बनेगा आपका? प्लस। और इस सिरे से धारा बाहर निकल रही है तो ये सिरा क्या बनेगा? माइनस। अगर इसी प्रतिरोध के अंदर धारा इस सिरे से प्रवेश करती तो ये सिरा क्या बनता आपका? प्लस। और इस सिरे से धारा बाहर निकलेगी तो क्या बनेगा? माइनस। तो ध्यान रखना है आपको, प्रतिरोध के अंदर जिस सिरे से धारा प्रवेश करेगी वो सिरा बनेगा क्या? प्लस। और जिस सिरे से धारा निकलेगी वो सिरा क्या बनेगा आपका? माइनस। क्या बनेगा? माइनस। बैटरी के अंदर बड़ी वाली प्लेट प्लस होती है, छोटी वाली प्लेट क्या होती है? माइनस। ऐसे कैसे इस बैटरी के अंदर बड़ी वाली प्लेट प्लस होती है, छोटी वाली क्या होती है? माइनस। अब देखो इधर से धारा आ रही है ना, तो यहां से भी वही आई एम्पेयर की धारा, इधर से भी क्या आएगी आपकी? आई। तो इस प्रतिरोध में इधर से धारा क्या कर रही है? प्रवेश। तो इसका ये सिरा क्या होगा आपका? प्लस।
और इधर से धारा क्या निकल रही है आपकी बाहर, तो ये सिरा क्या होगा आपका माइनस। तो सबसे पहला क्या काम करना है अपन को, सबसे पहला किरचॉफ का नियम को सॉल्व करने के लिए जो भी अपन को सर्किट दिया गया है उसके अंदर धारा की एक दिशा मान लेते हैं। अपनी मर्जी से कोई सी भी दिशा मान लो, चाहे धारा इस दिशा में प्रवाहित करवा लो चाहे इस दिशा में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जिधर अपन ने धारा की दिशा मानी है तो सबसे पहले प्रतिरोध के सिरों पर अपन को चिन्ह लगाने प्लस और माइनस। प्रतिरोध में जिधर से धारा प्रवेश करेगी वो चिन्ह बनेगा क्या प्लस, और जिधर से धारा निकलेगी वो क्या बनेगा माइनस। इसमें धारा इधर से आ रही है तो ये क्या बनेगा प्लस, धारा यहां से निकल रही है तो ये क्या बनेगा माइनस। ध्यान रहेगा, प्रतिरोध में जिधर से धारा प्रवेश करेगी वो सिरा क्या बनेगा प्लस, जिधर से बाहर निकलेगी वो सिरा क्या बनेगा माइनस। इसके बाद देखो अपन ने पढ़ा था जब किसी भी प्रतिरोध के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों पर क्या पैदा होता है विभवांतर। ओम के नियम में पढ़ा था अभी अपन ने, जब किसी चालक पदार्थ के अंदर से धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों पर क्या पैदा होता है विभवांतर। और विभवांतर का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर क्या होता है I इंटू क्या होता है R। अभी पढ़ा था ओम के नियम में, यानी कि उस चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और उसके प्रतिरोध को यदि मैं क्या कर दूं गुणा, तो किसका मान आ जाएगा विभवांतर का। तो ये 3 ओम का एक प्रतिरोध है जिसके अंदर से I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी बह रही है I। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान कितना होगा, देखो V बराबर I इंटू R। I का मान तो I है ना, लेकिन R का मान कितना है यहाँ पर 3। तो विभवांतर 3 को I से गुणा करेंगे तो विभवांतर का मान कितना हो जाएगा 3I। कितना हो जाएगा 3I। मतलब इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा वो कितना होगा 3I। कितना होगा 3I। इस प्रतिरोध के देखो धारा I, प्रतिरोध का मान कितना 5, इसको इससे गुणा करेंगे तो विभवांतर का मान कितना आ गया आपके पास 5I। कितना आ गया 5I। दूसरा क्या काम रहेगा आपका, जो भी प्रतिरोध है उसके सिरों पर जितना भी विभवांतर पैदा हो रहा है उसका मान अपन को क्या करना है नोट करना है। अब आगे क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूं। आपको इस सर्किट के अंदर किसी भी एक दिशा के अंदर क्या करना है, आपको घूमना है। किसी भी एक दिशा में के अंदर क्या करना है घूमना है। जैसे मान लो A, B, C और D। अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर A, B, C, D, A, इस दिशा के अंदर क्या करता हूं घूमता हूं। मतलब अपन घड़ी की दिशा के अंदर इस सर्किट के अंदर क्या करते हैं अपन घूमते हैं। तो अपन कहाँ जाएंगे, A से जाना है अपन को B पर। अब इस सर्किट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है जिधर से अपन जा रहे हैं तो A से B की तरफ जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो चिन्ह आएगा वही चिन्ह आपको यहाँ पर क्या करना है लिखना है। तो देखो A से मैं B की तरफ गया तो पहले चिन्ह प्लस आया कि माइनस, कौन सा आएगा प्लस, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा प्लस। प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के सिरों का क्या लेना है अपन को विभवांतर। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है 3I। कहाँ पहुंच गए A से B, B से कहाँ जाना है अपन को C पे। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो पहले चिन्ह प्लस या माइनस, कौन सा आया प्लस। इस बैटरी का क्या लेना है अपन को वोल्टेज, कितना वोल्ट है 5। तो ऐसे कैसे अपन को क्या लिखना है यहाँ पर 5। फिर C से कहाँ जाएंगे अपन D में, चिन्ह कौन सा आएगा पहले प्लस, तो चिन्ह क्या लगाऊंगा मैं पहले प्लस। प्रतिरोध है तो क्या लेंगे विभवांतर, विभवांतर कितना आएगा 5I। D से कहाँ जाना है मेरे को A पे, तो देखो D से A की नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, चिन्ह पहले कौन सा आया माइनस, तो क्या लेंगे माइनस। बैटरी है तो बैटरी का क्या लेंगे अपन वोल्टेज, कितना है 10, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम क्या बोला था मैंने, किसी बंद परिपथ में स्थित प्रत्येक एलिमेंट के सिरों पर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का योग कितना होता है 0 होता है। इसको सोल्व करो, देखो ये 5 और ये 10, ये प्लस माइनस के हैं, ये क्या है प्लस के, ये I है ये भी I है, दोनों किसके हैं प्लस के। तो 3I और 5I इन दोनों जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 8I। ये माइनस के 10 है, माइनस के 5 है, माइनस 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे -5, बराबर क्या बच जाएगा 0।
किसका मान निकालना है अपन को, आई का। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 8i, ये संख्या -5 है ना, इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, ये प्लस की 5 हो जाएगी। अब i से 8 क्या हो रहा है, गुणा, और गुणा वाली संख्या को इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या लग जाएगा, भाग। तो i बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 5/8 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, 5/8 एम्पियर। क्या होगा, 5/8 एम्पियर। ये क्या है, आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या लिखेंगे अपन, किरचॉफ का द्वितीय नियम पहली बात तो किस पे काम करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा क्या, किसी बंद परिपथ में स्थित प्रत्येक एलिमेंट के सिरों पर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का योग कितना होता है, 0। क्या ध्यान रखना है अपन को, ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में जिधर से धारा प्रवेश करेगी वो सिरा क्या बनेगा, प्लस, और जिधर से धारा प्रवेश करे निकलेगी वो सिरा क्या बनेगा, माइनस। दूसरा क्या याद रखना है, इस परिपथ में अपन को क्या करते समय, घूमते समय जो पहले वाला चिन्ह आएगा, जैसे अपन ए से बी की तरफ गए ना, तो चिन्ह कौन से आया, पहला। तो केवीएल किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है उसमें अपन क्या करते हैं, धारा की दिशा में घूमने पर, धारा की दिशा में घूमने पर पहले आने वाला चिन्ह लेते हैं। इधर से घूमे ना अपन ए से बी की तरफ, या किसी भी दिशा में अपन घूम रहे हैं, तो जिधर से पहला चिन्ह आएगा वही चिन्ह अपन को क्या करना है, लेना। दूसरा क्या है, यदि धारा का मान, अभी अपन ने धारा का मान निकाला ना, किस में या प्लस में, मतलब प्लस में आने का मतलब क्या है, अपन ने जो धारा की दिशा अपनी तरफ से मानी थी उसकी दिशा इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा के क्या है, समान। यदि आपके आंसर आ जाता i बराबर -5/8, तो उससे क्या होता, आपने जो धारा की दिशा मानी थी उस परिपथ के अंदर धारा उस दिशा में न बहकर उसकी विपरीत दिशा के अंदर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो धारा का मान ऋणात्मक आने पर, धारा का मान ऋणात्मक आने पर धारा की दिशा, धारा की जो दिशा है वो मानी गई दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। धारा की दिशा क्या होगी, मानी गई दिशा के क्या होगी, विपरीत। तो किरचॉफ के प्रथम नियम में आपको ये 3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो क्या है, प्रतिरोध के अंदर जिधर से धारा प्रवेश करेगी वो सिरा बनेगा प्लस, और जिधर से धारा निकलेगी वो सिरा क्या बनेगा, माइनस। धारा की दिशा में अपन घूम रहे हैं तो पहले जो चिन्ह आएगा वही चिन्ह अपन को क्या करना है, काम में लेना है। तीसरा, धारा का मान यदि ऋणात्मक आ जाता है, माइनस, तो अपन ने जो धारा की दिशा मानी की थी वो उसकी मानी गई दिशा की क्या होगी, विपरीत। मतलब जो सर्किट के अंदर ओरिजिनल धारा बहेगी वो अपन ने जो दिशा मानी थी उसके क्या बहेगी, विपरीत बहेगी। क्या बहेगी, विपरीत। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें अपन। ये एक सर्किट है, मान लो ये है आपका 2 ओम, ये है 6 वोल्ट, ये है आपका 3 ओम, ये है आपके 5 वोल्ट, और ये है आपका 2 ओम 3 ओम, इसको मान लो 5 ओम, और इसको मान लो आप कितना, 15 वोल्ट। सॉरी, यहाँ पर वोल्ट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वोल्ट। आपको निकालना है इस सर्किट के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। क्या, इस सर्किट के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान, वो भी किसकी सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अपन को इस सर्किट के अंदर क्या माननी है, धारा की दिशा।
और वो अपनी मर्जी से कैसे भी मान लेते हैं। अपन घड़ी की दिशा में मान लेते हैं। मान लो इस सर्किट के अंदर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और वो धारा का मान कितना है, 2 एम्पियर। तो पहला मैंने काम क्या बताया था, सबसे पहले प्रतिरोध के सिरों पर अपन को क्या लगाने, चिन्ह। इस प्रतिरोध में इधर से धारा प्रवेश कर रही है तो ये क्या बनेगा, प्लस, और ये क्या बनेगा, माइनस। बैटरी का ये बड़ी वाली प्लेट प्लस और छोटी प्लेट क्या होती है, माइनस। इधर से धारा आ रही है, इधर से आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, वही यहाँ से धारा प्रवेश कर रही है तो ये सिरा बनेगा प्लस, और यहाँ से धारा निकल रही है तो ये सिरा बनेगा माइनस। बैटरी की बड़ी प्लेट, ये सिरा प्लस और ये सिरा माइनस। इधर से आपकी धारा आ रही है तो इधर से धारा प्रवेश कर रही है तो ये सिरा बनेगा प्लस और ये सिरा बनेगा माइनस। यहाँ से ये बैटरी की छोटी प्लेट तो ये तो बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस। तो पहला काम क्या हुआ अपना, एक दिशा के अंदर इसमें धारा प्रवाहित करवाई और प्रतिरोध के सिरों पर अपन ने क्या लगाया, चिन्ह। फिर क्या करना है, प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा उसका क्या लिखना है अपन को, मान। और विभवांतर मैंने बताया था V बराबर क्या होता है, I इंटू R। मतलब प्रतिरोध और धारा को क्या करना है अपन को, गुणा। इसका प्रतिरोध कितना, 2, धारा कितनी, I, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 2I। इसका प्रतिरोध कितना, 3, धारा कितनी, I, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 3I। इसका प्रतिरोध कितना, 5, धारा कितनी, I, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 5I। ये काम हो गया। उसके बाद क्या करना है अपन को, इस सर्किट के अंदर किसी भी एक दिशा के अंदर क्या करना है अपन को, घूमना है। मानो अपन ऐसे घूम रहे, ये मान लो A, ये B, ये C और D। तो अपन कैसे घूम रहे, अपन जा रहे हैं A से B, C, D एक ही दिशा में। और घूमते समय अपन को क्या ध्यान रखना है, जिस दिशा में अपन घूम रहे हैं पहले जो चिन्ह आएगा उसी चिन्ह को अपन को क्या लेना है, काम में लेना है। तो अपन जा रहे हैं A से B की तरफ, तो A से B की तरफ सबसे पहले क्या आया, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध पे पहले चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो चिन्ह कौन सा लेंगे अपन, प्लस। विभवांतर लेंगे प्रतिरोध का, विभवांतर कितना है, 2I। फिर इधर से फिर क्या आई, बैटरी। बैटरी में पहला चिन्ह कौन सा, प्लस, कितना, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6। B पे पहुंच गए, B से कहाँ जाना है अपन को, C पे। तो B से C इस तरफ आ रहे हैं तो पहले चिन्ह कौन सा आया, प्लस। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 3I। बैटरी में पहले प्लेट कौन सी आई, प्लस। वोल्टेज कितना बैटरी का, 5। C पे, C से D की तरफ जा रहे हैं, पहले चिन्ह कौन सा, प्लस, और विभवांतर कितना, 5I, तो प्लस के 5I। फिर D से A की तरफ जाने पर पहले अब चिन्ह कौन सा है यहाँ पर, माइनस, तो क्या आएगा, माइनस, और बैटरी का वोल्टेज कितना, 15। इन सब का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब आई वाली जो टर्म्स है उन सभी को क्या कर लो, जोड़ लो। 2 और 3 5 और 5 10, तो 10I। प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लो, 6 और 5 कितने हो गए, 11, माइनस के 15 बराबर 0। इन दोनों को सोल्व करोगे, 15 में से 11 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 4, वो भी किसके, माइनस के बराबर 0। 4 को आप उस तरफ ले जाओ तो माइनस वाली संख्या उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की। किसका मान निकालना है अपन को, I का। I से 10 क्या हो रहा है, गुणा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 4/10। यही क्या आपका आंसर। आगे सोल्व करना चाहो तो देखो 2 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर, या फिर 0.4 एम्पियर। यही क्या है आपका आंसर है। तो ये आपका किरचॉफ का क्या है, द्वितीय नियम। तो फ्रेंड आज अपन ने पढ़ा प्रतिरोध का नियम, ओम का नियम और किरचॉफ का नियम। फ्रेंड तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। प्रतिरोध के नियम में से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ओम के नियम में से तो आता ही आता है, और ये जो किरचॉफ का अपन ने 2 नियम पढ़े, एक तो किरचॉफ का धारा का नियम और दूसरा किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। दोनों ही नियम इंपॉर्टेंट थे। मैंने जो किरचॉफ के द्वितीय नियम में आपको न्यूमेरिकल कराए हैं, एक बार उनको ढंग से पढ़ना और फिर एक बार अपनी कॉपी में खुद अपनी मर्जी से सॉल्व करना। कल मैं आपको किरचॉफ का एक जो नियम है, अभी अपन ने केवल एक बॉक्स पे जो न्यूमेरिकल थे वो करवाए, कल मैं आपको 2 बॉक्स वाले न्यूमेरिकल करके बताऊंगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा।